हेलो गाइस, वेलकम टू iTech वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी एनालॉग सर्किट की यूनिट 4, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं करंट मिरर और कुछ op-amp डिज़ाइन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने AKTU के क्वेश्चंस मेंशन कर दिए हैं जो पेपर में आ चुके हैं, जैसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेस करंट मिरर, उसके बाद कैसे वो इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करता है सिंपल करंट मिरर में, फिर BJT बेस करंट कंपनसेशन मिरर सर्किट। तो ये सारे क्वेश्चन AKTU में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं, नीचे हम इनके सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं एक सिंपल BJT करंट मिरर को। ठीक है, अब ये होता क्या है, जैसे मैंने यूनिट 1 में बताया था कि हमारे कुछ बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, जैसे सेल्फ बायस सर्किट, कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट, है ना, ये सारे होते हैं, वोल्टेज डिवाइडर। तो इनमें से जो ये सेल्फ बायस सर्किट होता है, ये BJT को बायसिंग प्रोवाइड नहीं कर पाता है, पावर प्रोवाइड नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि इसके अंदर दो लार्ज रेजिस्टेंस होते हैं, R1 और R2, जो आप लोग को याद होगा। तो इन रेजिस्टेंस की वजह से ये BJT को अपना जो भी बायसिंग प्रोवाइड करनी होती है वो नहीं प्रोवाइड कर पाता है, क्योंकि आप लोग ये सोचो कि अगर किसी सर्किट के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रेजिस्टेंसेस हैं तो उसको किसी भी चिप पे फैब्रिकेट करना मुश्किल होगा, वहाँ पर आपको लार्जर एरिया चाहिए होगा। इसीलिए हम लोग सेल्फ बायस सर्किट को नहीं यूज़ करते हैं BJT को बायस करने के लिए, हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं यहाँ पर करंट मिरर का। ठीक है, अब ये सेल्फ बायस सर्किट फिर कहाँ यूज होता है? सेल्फ बायस सर्किट बेसिकली मेरे ट्रांजिस्टर्स को जो कि एम्पलीफायर में यूज होते हैं उनको बायस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि BJT को ये बायसिंग जो प्रोवाइड कर रहा है करंट मिरर, एक स्पेशल सर्किट है और इसके अंदर होता क्या क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट मिरर का जो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ये वाला, वो सबसे ज्यादा पेपर में आता है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। यहाँ पर बेसिकली हमने दो ट्रांजिस्टर्स लगा रखे हैं, जिसको पहले का नाम है Q1, दूसरे का नाम है Q2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बेसिकली यहाँ VCC वोल्टेज है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है। इसके बाद इसका जो ये कलेक्टर वाला पोर्शन है ये बेस वाले के साथ शॉर्ट हुआ है, क्योंकि ये एक डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर है। वर्ड पे याद रखना, डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर, इसको लिखना जरूर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा कुछ इनपुट करंट फ्लो कर रहा है, जिसको हम लोगों ने आई रेफरेंस बोल रखा है या फिर आई इन बोल रखा है। ये मेरा VBE1 है, ये मेरा कलेक्टर करंट IC1 हो गया। यहाँ पर मेरा ये IB1 प्लस IB2 करंट फ्लो कर रहा है, जो कि बाद में जाके IB1 इसमें चला जा रहा है और IB2 इसमें। अब आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ से आपका IB1 करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से IB2, तो बाद में इस वाली लाइन में इन दोनों का समेशन जा रहा है। ठीक है, ये तो हम लोग को पता ही है कि ये VBE1 होता है और ये VBE2 होता है। ठीक है, अब ये मेरा आउटपुट करंट है और ये मेरा IC2 है, मतलब कलेक्टर का जो IC2 का मतलब क्या हो गया, मतलब कलेक्टर करंट। अब 2 क्यों लगाया है? 2 इसलिए लगाया है क्योंकि ये दूसरे ट्रांजिस्टर का करंट है। ठीक है, अब इसकी थ्योरी समझते हैं। तो करंट मिरर यूजेस टू आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर, हमने देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका जो बीटा की वैल्यू है वो यहाँ पर लार्ज होती है। इसका फायदा क्या है ये हम लोग नीचे देखेंगे जब हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, दो ट्रांजिस्टर यूज करे हैं, दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल वर्ड भी इंपॉर्टेंट है और इन दोनों ट्रांजिस्टर का बीटा लार्ज है। ठीक है, अब मैंने बताया जो पहला ट्रांजिस्टर है वो एक डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर है, जिसका जो कलेक्टर का एरिया है वो बेस के साथ शॉर्टेड है। इससे क्या हुआ, इससे जो IB1 था वो IB2 के इक्वल हो गया। तो ये जो सारी चीजें यहाँ पर हैं, ये चीजें यहाँ पर लिखना जरूरी है कि IB1 इज इक्वल्स टू IB2, IC1 इज इक्वल्स टू IC2। पहले का VBE1 का वोल्टेज दूसरे के इक्वल है, I इन I रेफरेंस के और IC2 I आउट के। ये कैसे है वो अभी हम नीचे देखेंगे, तो अभी के लिए इतना जानना जरूरी है। ठीक है, फिर है अ कांस्टेंट करंट सोर्स मेक्स यूज ऑफ द फैक्ट दैट फॉर अ ट्रांजिस्टर इन एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन द कलेक्टर करंट इज रिलेटिवली। बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया कि अभी के लिए जो कलेक्टर करंट है वो कलेक्टर वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है वो नीचे देखते हैं। तो हेयर Q1 एंड Q2 आर मैच्ड ट्रांजिस्टर। इसका मतलब क्या है? मैच्ड ट्रांजिस्टर का मतलब है कि इनका जो भी करंट की वैल्यू होगी, जो भी वोल्टेज होगा वो इक्वल होगा। तभी ऊपर लिखा था कि ये दोनों ट्रांजिस्टर क्या है, ये दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल है। ठीक है, तो मैच्ड ट्रांजिस्टर या फिर आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर। अब इसकी वजह से हमने इसको IC टेक्नोलॉजी बेसिकली करके हमने इनको मैच्ड बनाया है और इसकी वजह से दोनों का जो वोल्टेज है वो इक्वल हो गया है। ठीक है, अब बस बेसिकली जो मैंने समझाया वो यहाँ थ्योरी में लिखा हुआ है कि द इनपुट करंट I रेफरेंस फ्लोज थ्रू द डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर। हमने देखा ये जो I रेफरेंस करंट है ये इस ट्रांजिस्टर पे बेसिकली फ्लो कर रहा है।
एंड दस एस्टैब्लिश अ वोल्टेज, तो ये एक वोल्टेज अपीयर करेगा और ये वोल्टेज बेसिकली मेरा Q2 पे अपीयर हो जाएगा और ये आइडेंटिकल तो मैंने बता ही दिया। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि दस एज लॉन्ग एज Q2 इज मेंटेन इन द एक्टिव रीजन, तो याद रखने वाली बात ये है कि जो मेरा दूसरा ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, तो उसका कलेक्टर करंट जो होगा वो आई आउट के बराबर हो जाएगा, विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई रेफरेंस। देखो यहाँ पर हुआ क्या, ये जो मेरा Q2 ट्रांजिस्टर था ये जब तक एक्टिव रीजन में रहेगा तब तक ये आई आउट मेरा IC2 के इक्वल होगा और जो इक्वल होगा मेरे आई इन या आई रेफरेंस के, तभी इसको करंट मिरर बोलते हैं। करंट मिरर क्यों बोलते हैं, बेसिकली इसको करंट मिरर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी आउटपुट करंट होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है मेरे इनपुट करंट के, तो ये एक तरह से मिरर का काम कर रहा है, इसीलिए इसको करंट का मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि हेंस इट इज कॉल्ड एज करंट मिरर। अब यहाँ पर थोड़ी इसके इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो जैसे हम अगर पहले ट्रांजिस्टर पे VBE1 निकालना चाहें तो वो क्या होगा, मैंने बताया था कि अगर ऐसा लिखा है VBE1 तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो VB माइनस VE1, ठीक है। अब आई इन अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, KVL लगाएंगे। तो आई इन यहाँ पर निकालना है, क्या करा हमने VCC माइनस VBE1 अपॉन R, जो हमने नीचे लिख दिया, ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब नोड ए पे हमने यहाँ पर KCL लगा रखा है, तो नोड ए पे चलते हैं। नोड ए है मेरा ये वाला, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा आई इन मतलब इनपुट करंट जा रहा है और यहाँ से मेरा ICE1 निकल रहा है और इधर से मेरा IB1 प्लस IB2। अब IB1 मैंने बताया IB2 के इक्वल है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2IB1, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पर लिख दी है कि आई इन इज इक्वल टू IC1 प्लस 2IB1। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि IC इज इक्वल टू बीटा IB, है ना, हमने यूनिट 1 में देखा था। तो यहाँ से हमारा IB क्या हो गया, IC बाय बीटा, वो चीज हमने यहाँ पर रख दी, तो वहां से हमें क्या मिला 2IC1 बाय बीटा, ठीक है। फिर है आई इन इज इक्वल टू IC1, अब हमने यहाँ पर IC1 को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से क्या बचा 1 प्लस 2 बाय बीटा। अब हमें बेसिकली आई आउट निकालना है, तो अब देखो IC1 मैंने बताया था कि जो IC1 है IC2 है वो दोनों इक्वल हैं, तो अगर IC2 आई आउट के इक्वल है, इसके इक्वल है, तो मेरा IC1 भी आई आउट के इक्वल होगा, तो वो चीज हमने यहाँ पर रख दी, आई आउट मतलब आउटपुट करंट, यहाँ से हमने आई आउट की वैल्यू निकाल ली। तो इसको याद रखना जरूरी है, ये इक्वेशन याद रखना, कभी कभी न्यूमेरिकल में ये यूज हो जाती है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि बीटा लार्ज का क्या जरूरत है यहाँ पर, अगर बीटा यहाँ पर लार्ज है तो सपोज करो कि अगर ये बीटा की वैल्यू 0 है तो हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल मैथमेटिक्स है कि किसी भी टर्म का अगर डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, आप बीटा को नेग्लेक्ट कर सकते हो, बेसिकली पूरी टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना ज्यादा बड़ा होगा ये टर्म उतना ज्यादा छोटा होगा, है ना। तो अगर आप 1 में कुछ बहुत छोटी टर्म को ऐड करोगे तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि आई आउट मेरा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई इनपुट है, तभी इसको हम करंट मिरर कह रहे हैं। अब सपोज करो कि 3 ट्रांजिस्टर आ गए, तो कुछ नहीं करना है, 2 ट्रांजिस्टर्स बनाने हैं, यहाँ एक तीसरा लगा देना है, बेसिकली यहाँ पर बीच में लगाना है। डिफरेंस क्या आएगा, अब यहाँ पर 2IB जाएगा क्योंकि 2 ट्रांजिस्टर्स हो गए हैं, तो इधर 3IB बनेगा, ठीक है, जहाँ 2IB बन रहा था वहाँ 3IB बन जाएगा और इक्वेशन मेरी ये हो जाएगी, जैसे यहाँ पर 2 बाई बीटा था क्योंकि 2 ट्रांजिस्टर्स थे, यहाँ पर 3 है तो 3 बाई बीटा हो जाएगा। तो ये होता है मेरा करंट मिरर, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो हमने देख ही लिया कि कांस्टेंट करंट सोर्स प्रोवाइड करता है BJT को बाइसिंग करने के लिए और बायस करंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर कि BJT बेस करंट कंपनसेशन मिरर सर्किट क्या होता है। बेसिकली ज्यादा पूछा नहीं जाता है, मेन मेरा करंट मिरर जो नॉर्मल केस वाला जो ऊपर था वही आता है, लेकिन इसको समझ लेते हैं इसमें क्या है। बेसिकली ये इसकी थ्योरी है। अब ये है इसका डायग्राम जहां पर हमने एक आई रेफरेंस लगा रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर Q3 और ऐड हो गया है और एक और ट्रांजिस्टर है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों ट्रांजिस्टर्स के जो बेसेस हैं वो कनेक्ट हैं और इसका ये जो कलेक्टर वाला पोर्शन है ये दूसरे वाले ट्रांजिस्टर से कनेक्ट है, या इस केस में बोलूँ तो Q3 से कनेक्ट है, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है। अब बाइपोलर करंट मिरर विद द करंट ट्रांसफर रेशियो इज लेस डिपेंडेंट। अब ये जो नॉर्मल वाला जो हमारा करंट मिरर था ये
जो बेसिकली यहाँ पर बेस करंट कंपनसेशन मिरर सर्किट बोल रहे हैं, ये बीटा पे कम डिपेंडेंट होता है, वो बीटा पे ज्यादा डिपेंडेंट होता था। कैसे पता? क्योंकि जब हम उसका आई आउट निकालते थे तो वो देखो यहाँ पर बीटा पे डिपेंड है, ठीक है। तो वो लेस डिपेंडेंट और डिपेंडेंट की कैटेगरी के करने के लिए हमने ये बेस करंट कंपनसेशन मिरर सर्किट को इंट्रोड्यूस किया। अब the sum of the base current is divided by beta plus 1, resulting in much smaller error current that has to be supplied by I reference. So let us assume Q1 and Q2 are matched, जो हमने ऊपर भी देखा। So a node equation at node x, अब ये जो node x है यहाँ पर हम अपनी node equation निकाल रहे हैं। तो ये है मेरा I reference, ये है मेरा IC, और यहाँ पर मेरा करंट क्या जा रहा है 2IC बाय बीटा और बीटा प्लस 1, ठीक है ना। तभी तो यहाँ पर हुआ कि 2IC बाय बीटा, बेसिकली ये करंट जो था वो इस ब्रांच में गया, फिर वो यहाँ और इधर चला गया, तो वो इक्वेशन हमने यहाँ लिख दी। IC को हमने कॉमन ले लिया तो हमें ये इक्वेशन मिली। अब फिर वही बात कि मेरा जो IC है वो आउटपुट करंट के इक्वल होगा, तो उस केस में हम IC की जगह I नॉट लिख सकते हैं या फिर आप I आउट भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर सिमिलर इसका रेशियो निकाल लो I आउट बाय I रेफरेंस का, तो ये आ गया, मल्टीप्लाई किया तो ये 2 बाय बीटा स्क्वायर, ठीक। उसके बाद है शोज दैट एरर ड्यू टू फाइनाइट बीटा हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम, अब जो ऊपर था, ऊपर क्या था 1 प्लस 2 बाय बीटा, तो इसमें क्या हुआ करंट कंपनसेशन में, इसमें एरर जो था वो बीटा की वजह से वो रिड्यूस हो गया। क्या हो गया वो 2 बाय बीटा से मेरा 2 बाय बीटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्योंकि बीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी, और इस केस में सिर्फ बीटा है तो इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में तो ज्यादा होगी ही, इसीलिए यहाँ पर रिडक्शन आ गया, ठीक है। उसके बाद ये I रेफरेंस की यहाँ पर इक्वेशन लिखी है VCC माइनस VB1 माइनस VB3 अपॉन R, जो हमने ऊपर निकाली थी। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, KVL लगाना है यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी नीड क्या है? सो इन सिंपल करंट मिरर सर्किट अ मिसमैच बिटवीन I रेफरेंस एंड I नॉट caused by unavoidable presence of base current for the true transistors. With high gain transistors the difference is small. Basically यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक मिसमैच हो जाता है मेरे I रेफरेंस और I आउटपुट के बीच में। आइडियल कंडीशन में क्या होना चाहिए, दोनों करंट इक्वल होनी चाहिए, लेकिन नॉर्मल केस में क्या हो जाता है, यहाँ पर एक मिसमैच हो जाता है दोनों करंट्स के बीच में। तो इस मिसमैच को हम अवॉइड करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, एक कंपनसेशन सर्किट प्रोवाइड कर देते हैं, जो हमने तीसरा ट्रांजिस्टर देखा, तो उसके थ्रू आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो थ्योरी हो गई। अब इसके न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो ये है मेरा न्यूमेरिकल, यहाँ लिखा है इन अ ट्रांजिस्टर लार्ज बीटा हमें दिया हुआ है, VB की वैल्यू दी हुई है, हमें करंट निकालना है, बेसिकली I निकालना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, KVL लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने I1 करंट माना है, आप चाहो कोई भी करंट मान सकते हो। तो यहाँ पर क्या आएगा 4.65 I1 प्लस VBE1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, VB दिया हुआ है, I1 मिल जाएगा, इजी क्वेश्चन था। अगर हमें यहाँ पर 0 मिलता तो क्या करते, बस 10 की जगह 0 रख देते, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है। अब जाते हैं अपनी इक्वेशन के ऊपर। तो करंट मिरर की इक्वेशन क्या थी, I आउट इज इक्वल टू I रेफरेंस अपॉन 1 प्लस 2 बाई बीटा। बीटा हमें लार्ज दे रखा है, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। I1 की वैल्यू हमने निकाल रखी है 2 मिली एम्पियर, तो यहाँ पर हमने 2 रख दिया, तो I आउट हमारा वैसे भी 2 मिली एम्पियर ही आ गया, क्योंकि ये हमारा करंट मिरर का सर्किट है, ठीक है। उसके बाद है, अब याद रखना कि कहाँ करंट मिरर लगाना है। जैसे क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा हुआ है तो कहीं पर भी अगर लार्ज बीटा लगे तो वहां पर करंट मिरर की जो इक्वेशंस हैं उससे सॉल्व करने की कोशिश आप लोग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पर ऑपरेटिंग पॉइंट निकालना है अपने Q3 ट्रांजिस्टर का, इस ट्रांजिस्टर का, ठीक है। तो निकालते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट मैंने बता रखा है BJT का क्या होता है, IC और VCE, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर बीटा लार्ज होता है तो उस केस में मेरा IB 0 हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना कि उस केस में मेरा IB 0 हो जाता है तो IC मेरा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IE हो जाता है, क्योंकि जो हमारा समेशन होता है दोनों करंट का, अगर वहां पर हमारा IB ही 0 हो गया तो IC मेरा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IE हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, बीटा लार्ज है तो IB 0, IC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IE। अब KVL लगाते हैं। तो इस वाले लूप में हमने KVL लगाया, तो यहाँ पर क्या आया 5.65 के I1 लिख दिया प्लस VBE माइनस 12, I1 को हमने सॉल्व कर लिया, मिल गया। फिर हमें वही लगाना है करंट मिरर की इक्वेशन, I आउट इज इक्वल टू IN। अब तो यहाँ तो हमें पता ही चल गया आंसर क्या आने वाला है, I आउट क्या आ जाएगा 2 मिली एम्पियर। अब लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमें सिर्फ I आउट या IN नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ऑपरेटिंग पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है।
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे KVL लगाना पड़ेगा, लगा लेते हैं। तो यहाँ पर है +12, तो बेसिकली यहाँ पर -12 + 4K × 2 + VCE -0.7 वैल्यूज रख दो। तो आपको वैल्यूज पता है, VCE हमें निकालना है, VCE हमने निकाल दिया 4.7 वोल्ट। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने ऐसे ही यहीं पर छोड़ दिया, आप लोग ऐसा मत करना। जब भी आप लोग ऑपरेटिंग पॉइंट का क्वेश्चन सॉल्व करो तो लास्ट में लिखना जरूर कि ऑपरेटिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू ऐसे IC, VCE, फिर IC की वैल्यू लिखना ब्रैकेट के अंदर ही 2 मिली एम्पेयर, कॉमा उसके बाद अपनी VCE की वैल्यू 4.7 वोल्ट, ऐसे करके लिखना। तो ये ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जाएगा और इसमें आप लोग को नंबर कटने के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि AKTU में पूछा भी जा चुका है। सो द पैरामीटर ऑफ द 3 ट्रांजिस्टर्स करंट मिरर आर VCC। तो यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द करंट, और हमें बहुत सारे करंट्स निकालने हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पर है, जैसे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि यहाँ पर हमें IB करंट जा रहा है इस साइड, है ना, और यहाँ पर हमारा 2IB करंट जा रहा है। तो सोचो कि इस नोड पे या इससे पहले कितना करंट होगा। बेसिकली यहाँ पर क्या करंट होगा, इस तरफ अगर IB जा रहा है और इस तरफ अगर 2IB जा रहा है तो इन दोनों को सम करोगे तो 3IB होगा, तभी यहाँ पर 3IB है। तो ये निकालना इंपॉर्टेंट है, इसको ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3IB है तभी तो यहाँ पर IB और 2IB जा रहा होगा ना, क्योंकि अगर हम इनको ऐड करेंगे तभी तो 3IB आएगा। तो ये 3IB इंपॉर्टेंट है। अब इसके इक्वेशंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले आई रेफरेंस बहुत आसान है, ये है VCC, VCEC लिख दिया, ये है VBE लिख दिया, 1 भी लिख सकते हो क्योंकि पहला ट्रांजिस्टर है, जैसे भी आप लोग मानो, क्योंकि यहाँ पर Q1 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद R1 लिख दिया। VCC की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 9 वोल्ट रख दी, VBE दे रखा था 0.7, R1 की वैल्यू हमें दे रखी है 12 किलो ओम, वैल्यू रखी, आई रेफरेंस आ गया। अब क्या निकालना है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे यहाँ पर I0 है, तो अभी हमने देखा करंट मिरर में कि जो भी आउटपुट करंट होता है वो दोनों के कलेक्टर करंट के इक्वल होता है। तो जितने भी ट्रांजिस्टर्स का कलेक्टर करंट है वो इक्वल होगा करंट मिरर की सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। और दोनों का बेस करंट भी इक्वल होगा, मतलब IB1, IB2, IB3, IB इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो इतने सारे वेरिएबल्स निकालने को बोला है, इसको देख के घबराना नहीं, इसमें सिर्फ आपको एक वैल्यू निकालनी है और आपको सारी वैल्यूज उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगी, क्योंकि सारी वैल्यूज इक्वल है, ठीक है। निकाल लेते हैं। अब नोड A पे हम अपना KCL लगाएंगे। तो यहाँ है मेरा I रेफरेंस, इस तरफ जा रहा है मेरा IC1, और ये अभी हमने निकाला 3IB रख दिया। अब हमने ऊपर देखा था IC क्या होता है, बीटा IB, है ना। तो यहाँ से IB कितना हो जाएगा, IC बाय बीटा रख दिया, IC को लेके कॉमन लिया, सॉल्व कर लिया। फिर 3 बाय बीटा की वैल्यू भी हमें दे रखी थी क्वेश्चन में, क्या दे रखी थी, 75। तो यहाँ हमने 75 रख दिया, IC की वैल्यू मिल गई। अब IC की वैल्यू मिल गई तो IC, IC1, IC2, IC3, I0 ये सारी वैल्यूज इक्वल हैं, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग, अब क्योंकि हमें वैल्यूज मिल गई है ना, इस इक्वेशन से हमें वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ से हम IB निकाल लेंगे, क्योंकि IC हमें पता है। तो IB हमें ये मिल गया, तो IE तो क्या होगा, IB, IB1, IB2, है ना, ये वाला IB1, IB2, IB3, IB, ये सारी वैल्यूज इक्वल हैं। एक चीज हमें और निकालनी है, IE3। तो अब IE3 क्या हो जाएगा, नॉर्मल केस में IE क्या होता है, अगर हम BJT की बात करें तो वो होता है बेस का समेशन करंट प्लस कलेक्टर का करंट, दोनों को ऐड कर दिया। IB भी हमें पता है, IC भी पता है, IE निकल जाएगा, और सारे एमीटर का भी करंट सेम होगा। तो देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आप लोग को एक IC, एक IB और एक IE निकालना है, और सारे ट्रांजिस्टर्स में वही वैल्यू होती है, कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। अब करंट मिरर कभी कभी मॉसफेट के थ्रू भी आ जाता है, अगर नहीं आए तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि BJT के थ्रू ही करना, वो ज़्यादा ईजी पड़ता है। मॉसफेट के केसेस में थोड़ा सा आपको प्रीवियस जो मॉसफेट की बेसिक्स थे वो पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन करंट मिरर बेसिकली अगर आता भी है तो वो डायरेक्टली मेंशन नहीं करते कि आपको मॉस के थ्रू बनाना ही है, तो आप उस टाइम BJT के थ्रू ही बनाना, ठीक है। तभी देख लेते हैं कि मॉसफेट के थ्रू क्या है। मॉसफेट में कुछ नहीं करना है, बस ट्रांजिस्टर को आपको मॉसफेट से रिप्लेस कर देना है बस, ठीक है। कुछ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, जैसे करंट में चेंज आएगा, यहाँ पर VDD हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर VGS हो जाएगा, गेट सोर्स का वोल्टेज, यहाँ पर ड्रेन करंट हो जाएगा, ये VGS1 हो जाएगा, जैसे हमने पहले देखा था यूनिट 1 में, वही सारी चीजें होंगी। यहाँ पर IB1 और IB2 जा रहा था, अब यहाँ पर IG1 और IG2 जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2IG1, ठीक है। तो सिर्फ वेरिएबल्स में चेंज होगा। फिर यहाँ पर
अब आप लोग को पता होगा कि गेट का करंट होता है 0, ठीक है। M1 M2 होते हैं मेरे आइडेंटिकल क्योंकि ये दोनों मैच्ड हैं। VGS1 VGS2 के इक्वल, जैसे नॉर्मल करंट मिरर में होता था ना, वैसी ही सारी चीजें यहाँ पर भी होंगी। IDS1 इज इक्वल टू IDS2, IN इज इक्वल टू IOUT। द सर्किट इज ड्रिवन बाय ट्रांजिस्टर। अच्छा, एक और चीज, जैसे आप लोगों ने मॉसफेट में जब बेसिक्स पढ़ी होंगी तब पढ़ा होगा कि अगर कोई मॉसफेट है वो अगर सैचुरेशन मोड में अगर ऑपरेट कर रहा है तो उस केस में उसकी करंट की इक्वेशन ये आती है। आई रेफरेंस या फिर कोई भी उसका जो ड्रेन का करंट होता है वो होता है 1/2 KN डैश, जो एक कांस्टेंट टर्म है, W/L1 VGS माइनस VT का स्क्वायर। नहीं पता है तो मैं उतना बेसिक में नहीं पढ़ा पाऊंगी, आप लोग ये इक्वेशन याद कर लेना कि अगर कोई ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में ऑपरेट करता है तो उसकी करंट की इक्वेशन ये होती है। इस इक्वेशन को याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इक्वेशन अभी आगे भी यूज होगी, ठीक है। अब गेट करंट हमारा 0 होता है, हमें पता है कि हमारे मॉसफेट के केस में गेट करंट हमारा 0 होता है। तो उस केस में हमारा ये जो ID होगा, बेसिकली ये जो I रेफरेंस है ये ID1 के इक्वल होगा। पहले क्या होता था, पहले होता था I रेफरेंस मेरा इन दोनों के समेशन के इक्वल होता था, है ना, नॉर्मल करंट मिरर में। लेकिन सिंस यहाँ पर ये टर्म मेरा 0 हो गया है तो ये मेरे किसके इक्वल हो जाएगा, I रेफरेंस मेरा ID1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज हमने यहाँ लिख दी और अब निकाल भी लो। तो जैसे यहाँ पर VDT है तो ये VDT माइनस VGS अपॉन R, जैसे हम नॉर्मल करंट निकालते हैं V/R, तो वो चीज हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब सिमिलरली मेरे दूसरे मॉसफेट के लिए भी यही हो जाएगा। उसमें क्या होगा, I0 मतलब मेरा जो आउटपुट है वो दूसरे मेरे ड्रेन के इक्वल हो जाएगा। अब जैसे इसका करंट था वैसे ही इसका करंट होगा। डिफरेंस क्या होगा, बस W/L यहाँ पर हमने 1 से डिनोट कर दिया है क्योंकि ये पहला मॉसफेट है, ये दूसरा है तो यहाँ पर 2 से डिनोट कर दिया है। अब हमें दोनों का रेशियो निकालना है क्योंकि हमें यहाँ पर बेसिकली दोनों के रेशियो को कंपेयर करना है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिला, IOUT अपॉन I रेफरेंस इज इक्वल टू, सारी चीज कैंसिल हो जाएंगी, है ना, ये चीज, उसके बाद ये पूरा टर्म कैंसिल, बचेगा क्या, W/L2 अपॉन W/L1, ठीक है। तो यही मेरा इक्वेशन होती है मॉसफेट की। तो ये चीज याद रखना, ज्यादातर चांसेस में नहीं आएगा, अगर आए तो इक्वेशन याद रखना और इसका डायग्राम याद रखना, ठीक है। तो वैसे डिफिकल्ट तो है नहीं है, BJT की तरह ही है, बस डिफरेंस यहाँ पर है इसके करंट में, ठीक है। तो ये इक्वेशन याद रख लेना। अब आता है करंट स्टीयरिंग सर्किट। अच्छा, ये क्या होता है, करंट स्टीयरिंग सर्किट बेसिकली होता है कि आपने एक करंट बेसिकली एक जगह पे बना लिया, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, बाकी सारी जगहों पे, बाकी सारी लोकेशंस पे आपने उस करंट को रेप्लिकेट कर दिया, बेसिकली उसको दोबारा वहां पर भेज दिया। एक जगह बनाया और बाकी जगह उसका कॉपी बना दिया, ऐसे समझ लो, रेप्लिकेट कर दिया। So a constant DC current is generated at one location and then replicated at various other location for biasing the various amplifier stages. वही मेरा करंट स्टीयरिंग होता है। इसको डायग्राम से समझते हैं तो इसका डायग्राम ये है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ पर इतना पोर्शन अगर आप लोग देखो तो ये तो हमारा जाना पहचाना सा लग रहा है, ये जो पोर्शन है वो क्या है, वो है मेरा करंट मिरर, ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। इन दोनों के बीच से जो लाइन जा रही है, जो इन दोनों के बेसिस को कनेक्ट कर रही है, उससे हमने क्या किया, उससे हमने एक लाइन ले गए, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पर एक और अपना लगा रखा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ लगा रखा है, यहाँ लगा रखा है। अच्छा, एक चीज और, इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे यहाँ पर मॉसफेट की बात करी गई है। सो हेयर Q1 टुगेदर विद R डिटरमाइन द रेफरेंस करंट, I रेफरेंस जो हमें पता है। ट्रांजिस्टर्स Q1 Q2 Q3 फॉर्म अ 2 आउटपुट करंट मिरर। तो ये क्या है, जैसे ये है तो ये क्या बना रहे हैं, ये करंट मिरर बना रहे हैं। अच्छा, ये क्या है, यहाँ पर बेसिकली 2 आउटपुट करंट मिरर बना रहा है। 2 आउटपुट क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर्स हैं, एक है मेरा Q2 ट्रांजिस्टर्स, ये है मेरा Q3 ट्रांजिस्टर। तो ये जो तीनों मेरे ट्रांजिस्टर्स हैं ये करंट मिरर बना रहे हैं, ठीक है। ये जो दोनों हैं ये बेसिकली नॉर्मल है यहाँ पर। अब इनको समझ लो, ऐसे समझ सकते हो कि अगर याद नहीं हो रहा, याद रखने के लिए इस करंट मिरर का उल्टा कर दिया गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर से नीचे यहाँ पर शॉर्ट किया गया था, है ना, यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर इस लाइन से नीचे की तरफ शॉर्ट किया जा रहा है, बेसिकली कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो अब अगर ये मेरे ये तीनों ट्रांजिस्टर्स करंट मिरर बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये तीनों ट्रांजिस्टर्स करंट मिरर की जो भी इक्वेशंस होती हैं उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं करंट मिरर की इक्वेशन क्या थी कि I2 मतलब आउटपुट करंट इस केस में मेरे इनपुट के इक्वल होगा, जो कि इक्वल किसके होता है, W/L2 अपॉन W/L1। अच्छा, ये चीज क्यों है, क्योंकि अभी हमने ऊपर मॉसफेट में देखा कि ये इक्वेशंस होती हैं, तो ये इक्वेशंस हमने यहाँ लिख दी, ठीक है।
उसके बाद क्या है, उसके बाद है मेरा I3 मतलब इस वाले का। तो इस वाले में क्या है, आउटपुट करंट ये हो गया, इनपुट करंट मेरा अभी भी I रेफरेंस है, तो वो चीज यहाँ पर हमने लिख दी। अब जैसे ये आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो था, तो ये दूसरा ट्रांजिस्टर था, तो W/L2 बाय W/L1। ये तीसरा ट्रांजिस्टर है, तो W/L3 अपॉन W/L1। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशंस निकल गई। अब है टू इंश्योर ऑपरेशन इन द सैचुरेशन रीजन, जो हमने देखा द वोल्टेज एट द ड्रेन्स ऑफ Q2 एंड Q3 आर कंस्ट्रेंट। तो अगर हमें इसका ऑपरेशन जो है वो सैचुरेशन रीजन में चाहिए, जो कि चाहिए ही, तो उसमें इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों ट्रांजिस्टर्स Q2 और Q3 का जो ड्रेन का वोल्टेज है बेसिकली VD2 और VD3, उसको एक कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रेंट क्या है, दैट VD2, VD3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -VSS। ठीक है, उसके बाद मतलब ये जो वोल्टेज है वो प्लस VGS1 मतलब ये वाला वोल्टेज माइनस VTN। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पर, जैसे यहाँ पर VD1, VD3 है और ये V0, V1, बेसिकली इस पूरी टर्म को इन लोगों ने V0, V1 यहाँ पर शो किया है, जो कि ओवरड्राइव वोल्टेज है। देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, ये इक्वेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो अगर लिखना चाहो, कि आपको यहाँ क्या करना है, सैचुरेशन रीजन में अगर आपको अपने ट्रांजिस्टर्स को ऑपरेट करवाना है, तो उस केस में आपके दोनों ट्रांजिस्टर्स का जो ड्रेन वोल्टेज है वो उस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा ऊपर वाले इसको भी देख लेते हैं, जो कि मेरा Q4 और Q5 है। So the current I3 is fed to the input side of a current mirror formed by PMOS transistor Q4 and Q5। तो बेसिकली यहाँ पर मेरे PMOS ट्रांजिस्टर्स यूज हुए हैं। ये NMOS थे क्योंकि इसमें आरो बाहर जा रहा था, ये PMOS है क्योंकि इसमें आरो अंदर आ रहा है। तो यही I3 मेरा इन दोनों ट्रांजिस्टर्स को फेड किया गया है। अब मैंने बताया ना ये भी करंट मिरर बना रहे हैं, तो यहाँ भी क्या होगा, यही इक्वेशन होगी, I5 इज इक्वल टू I4 W/L5 अपॉन W/L4, जैसे ऊपर था, जहां पर I4 मेरा I3 के इक्वल है, क्योंकि यही मेरा I4 है, I4 भी नीचे जा रहा है और यही मेरा I3 है। ठीक है, तो दोनों करंट इक्वल हो गए। अब इस केस में भी यही होगा कि हमें अगर Q5 को सैचुरेशन में रखना है, तो उस केस में ये इक्वेशंस मेरी फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर था वही चीज मेरी यहाँ पे होगी, जैसे यहाँ पर मेरे नीचे वाला वोल्टेज था VSS, यहाँ पर मेरा ऊपर वाला वोल्टेज VDD लगेगा, क्योंकि यही वोल्टेज इस पे सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा इक्वेशंस है, याद रखना चाहो रख लेना, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को याद रखना, बाकी ये तो आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, अब ये तो थी मेरी लेस इंपॉर्टेंट चीजें जो पेपर में आने के चांसेस ज्यादा नहीं है, आ सकते हैं लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। करंट स्टीयरिंग और इन सब के, करंट मिरर की हाँ चांसेस बहुत हैं। अब आता है नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो होता है विडलर करंट मिरर। अच्छा, विडलर करंट मिरर बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, और इसी के बाद एक और करंट मिरर आता है जो आता है विल्सन करंट मिरर। तो ये क्वेश्चन तो 100% पेपर में आएगा और बहुत ईजी भी होता है। जैसे करंट स्टीयरिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, विडलर करंट मिरर बहुत ईजी है। तो देखते हैं क्या है। देखो ये इसका डायग्राम है, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि पूरा सर्किट जो है वो सिंपल करंट मिरर की तरह ही है। डिफरेंस क्या है यहाँ पर, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एक मेरा RE रेजिस्टेंस और इंट्रोड्यूस हो गया है। क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है वो देखते हैं। तो इट इज यूज इफ स्मॉलर आउटपुट करंट इज रिक्वायर्ड। देखो याद रखना कि विडलर करंट मिरर हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें आउटपुट पे एक ऐसा करंट चाहिए हो जो कि इनपुट करंट से कम हो। कैसे होता है ये, बेसिकली यहाँ पर द सर्किट डिफर्स फ्रॉम द बेसिक करंट मिरर। मैंने बताया ना कि ओनली रेजिस्टेंस RE, सिर्फ यहाँ पर एक RE रेजिस्टेंस इंक्लूड हो गया है। अब जैसे मैंने बताया कि विडलर करंट मिरर कब यूज होता है, तब यूज होता है जब हमें आउटपुट करंट कम, उसकी वैल्यू क्या चाहिए हो, उसकी वैल्यू कम चाहिए हो। ये होगा कैसे, ये होगा मेरे RE करंट की वजह से। अब आप ही सोचो कि यहाँ पर अगर एक RE रेजिस्टेंस इंक्लूड हो गया है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज होगा मेरे दूसरे ट्रांजिस्टर पे वो कम होगा ना, मतलब VBE1 की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि इस पे तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं। ठीक, और यहाँ पर तो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है नहीं, मतलब यहाँ पर आपका वोल्टेज कम होगा, इसका मतलब आउटपुट करंट कम होगा इनपुट से। तो इसीलिए हमने यहाँ पर RE को इंट्रोड्यूस किया है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि a voltage difference is produced across resistor RE so that BE voltage of Q2 is less than BE voltage of Q1, जो हमने देख लिया। A smaller BE voltage produces a smaller current, और इसी तरह से हमें आउटपुट करंट इनपुट से कम मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि विडलर कब यूज करते हैं और विडलर के केस में कैसे हम अपने आउटपुट करंट को कम कर ले रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर फिर से KVL लगाते हैं। क्या होगा, यहाँ पर हमने इतने पोर्शन पे KVL लगाया, तो -VBE1 प्लस VBE2
प्लस आई आउट आर ई। ठीक है, ये आई आउट याद रखना, ये आउटपुट करंट ही इस पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर लिख दी और VB1 यहाँ पर निकाल लिया। और हमें पता है कि VB1 की वैल्यू VB2 से ज्यादा होगी क्योंकि वहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं इंक्लूड है, इसीलिए इसको विडलर करंट मिरर बोलते हैं। और इसको यूज कहाँ करते हैं? वहां यूज करते हैं जहां पर हमें आउटपुट करंट की वैल्यू कम चाहिए हो। ठीक, अब क्या करना है? अब हमें एमिटर जंक्शन पे करंट का फॉर्मूला लगाना है। तो ये है मेरे एमिटर जंक्शन का फॉर्मूला। नहीं याद हो तो याद कर लेना कि IE is equals to IEO which is saturation current, e की पावर VBE base emitter voltage divided by eta VT which is threshold voltage। ठीक है, या थर्मल वोल्टेज। अब ईटा की वैल्यू को हमने 1 ले लिया, यहाँ पर हमने 1 रख दिया। इसके बाद हमने IE by IEO का रेशियो निकाला, हमें ये मिला। अब दोनों साइड क्या करो, ln ले लो। ln लोगे तो ये वैल्यू मिलेगी। बेसिकली ऐसे समझो कि जो ln है, ठीक है ना, और ये जो e है, ये आपस में दोनों को कैंसिल कर देते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर VB by VT बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने VB निकाला, VT को ऊपर भेज दिया, तो क्या मिला? VT ln IE by IO। तो VBE1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जहां पर मेरा बेसिकली IE क्या हो जाएगा? IN हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली इनपुट करंट की बात हो रही है यहाँ पर। और VBE2 के लिए करंट क्या हो गया? दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए करंट हो गया मेरा I आउटपुट। ठीक, अब यहाँ से हमें VB1 और VBE2 की वैल्यू मिल गई है। अब क्या करना है? VB1 और VB2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो ये इक्वेशन हमने ले ली। ठीक है, VB2 को उधर ले गए, तो यहाँ से हमें क्या मिला? VBE1 माइनस VBE2 इज इक्वल्स टू RE I आउट। अब क्या करना है? यहाँ पर VB1 मतलब ये वाली वैल्यू और VB2 की वैल्यू को इधर पुट कर देना है। हमने पुट कर दी। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर VT कॉमन है, यहाँ पर VT कॉमन है, VT कॉमन ले लिया। ln के केस में क्या होता है? बेसिकली ln के केस में अगर माइनस होता है बीच में, तो ये दोनों टर्म्स जो होती हैं वो डिवाइड में चली जाती हैं। तो ये नॉर्मल मैथ्स है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो उस केस में क्या होता? ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में चली जाती। लेकिन सिंस यहाँ पर माइनस है, तो ये IN by IEO अपॉन I out by IEO डिवीजन में चला गया। ठीक है, IEO कैंसिल हो गया, तो हमें ये इक्वेशन मिली। इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। VT ln IN अपॉन I out इज इक्वल्स टू RE I out। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मेरी विडलर करंट सोर्स की इक्वेशन बन गई। ठीक, अब एक क्वेश्चन AKDU में आया है कि हमें विडलर करंट सोर्स का एडवांटेज क्या है विल्सन करंट सोर्स पे। सो एडवांटेज देख लेते हैं, अभी विल्सन देखते हैं नीचे। सो यूजिंग विडलर करंट सर्किट अ स्मॉल करंट कैन बी जनरेटेड यूजिंग रिलेटिवली स्मॉल रेजिस्टर सो द चिप एरिया इज रिड्यूस। अब जैसे मैंने ऊपर बताया था कि हम लोग क्यों सेल्फ बाय सर्किट नहीं यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही बल्कि रेजिस्टेंस होते हैं, तो उनका फैब्रिकेशन चिप पे मुश्किल हो जाता है, एरिया ज्यादा लेते हैं। लेकिन विडलर में ये प्रॉब्लम है नहीं। विडलर में अगर हमने RE जो रेजिस्टेंस है वो यूज भी किया है, तो वो बहुत छोटा रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से आप उसको चिप पे इजिली फैब्रिकेट कर सकते हो, वहां पर एरिया आपका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और आउटपुट रेजिस्टेंस इज हायर देन विल्सन करंट सोर्स, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये विल्सन से ज्यादा होती है। देखते हैं नीचे, ड्यू टू एमिटर डीजेनरेशन रेजिस्टेंस RE, जो रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं उसकी वजह से मेरी आउटपुट रेजिस्टेंस ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये था मेरा विडलर, इसको छोड़ना नहीं, इसको पूरा करके जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है मेरा विल्सन मॉस, तो इसके क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, हम डायरेक्टली देखते हैं विल्सन क्या है। उससे पहले हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करंट मिरर, क्योंकि ये पेपर में आ चुका है। ठीक है, क्या होता है इसमें? मोर एक्यूरेट करंट ट्रांसफर रेशियो। अब यहाँ पर जैसे हमने देखा कि करंट मिरर का काम क्या है, बेसिकली करंट को वहां पर वो क्या करता है कि I आउटपुट को I रेफरेंस बेसिकली इक्वल करंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि यहाँ पर जो करंट ट्रांसफर रेशियो है वो एक्यूरेट होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस हायर होती है, जैसे हमने विडलर में देखा अभी। ठीक, अब विल्सन, तो ये है मेरा विल्सन का डायग्राम, जहां पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 3 ट्रांजिस्टर्स यूज कर रखे हैं। यहाँ पर हमारा कुछ I आउट है, ये मेरा I इन है, और यहाँ पर मेरा IB3 करंट जा रहा है, यहाँ पर मेरा IE3 by 1 + 2 बीटा। तो इसकी डायग्राम को समझने के बाद इस पे हम KCL लगाते हैं। तो हमने क्या किया, नोड A पे अपनी KCL लगाई। बेसिकली मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, ये है नोड A। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर IN है मतलब इनपुट करंट, आउटपुट करंट क्या है IB3 + IE3 अपॉन 1 + 2y बीटा रख दिया। अच्छा, कुछ वैल्यूज यहाँ पर याद रखना जरूरी है। कौन सी वैल्यू? IC = बीटा AB हमें पता है, IC = अल्फा IE। तो जैसे मैंने बताया ना कि आप लोग जब कॉमन मोड और कॉमन
बेस पढ़ोगे तो आप लोग को अल्फा बीटा की वैल्यू याद रख लेना, वो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू IC बाय IE, बीटा की वैल्यू IC बाय IB, उसी से ये इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला IB इज इक्वल टू IC बाय बीटा, और यहाँ से हमें IE की वैल्यू क्या मिल गई, IC बाय अल्फा। अच्छा, ये वैल्यूज निकाल क्यों रहे हैं, ये वैल्यूज निकाल रहे हैं ताकि हम लोग इस इक्वेशन में इनको पुट कर सकें। पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, I in इज इक्वल टू IB3 एज इट इज, I3 की जगह ये वाली वैल्यू IC बाय अल्फा रख दी, मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस 2 बाय बीटा। ठीक है, अब IB की वैल्यू रख दो, IC बाय बीटा रख दी, तो IC3 बाय बीटा। अच्छा, अब जैसे ये मेरा करंट मिरर ही है ना, एक तरह से उसी की कैटेगरी है, तो IC3 मतलब ये जो करंट होगा ये वाला, ये I आउटपुट के इक्वल होगा, है ना। तो और अल्फा की वैल्यू आप लोग को पता होगी, याद नहीं पता है तो याद रख लेना कि अल्फा की वैल्यू होती है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। जैसे बीटा और अल्फा की, जैसे आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको अल्फा दे रखा है तो आप बीटा निकाल सकते हो, उसी तरह से अगर बीटा दे रखा है तो अल्फा निकाल सकते हो इस इक्वेशन से। तो इक्वेशन याद रख लेना, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ रख दी, तो IC3 की जगह I आउट रख दिया। बेसिकली हमें ये क्यों कर रहे हैं, हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें जो इक्वेशन मिले उसमें सिर्फ I in और I आउटपुट हो, हमें IC3 से मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अल्फा की जगह हमने ये वैल्यू रख दी अपनी बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा की नेक्स्ट स्टेप में। ठीक, अब यहाँ से हमने I आउटपुट को कॉमन ले लिया, हमें ये टर्म मिला। अब I आउटपुट की वैल्यू क्या आ गई, I in अपॉन ये पूरा टर्म इसके डिनोमिनेटर में चला गया, तो ये वैल्यू मिली। अब जैसे ये करंट मिरर का ही सर्किट है, तो यहाँ पर भी बीटा जो होगा वो लार्ज होगा। बीटा लार्ज के चक्कर में ये जो था इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो 1 बाय बीटा होगा, सपोज करो कि अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगा, तो इसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ पर अगर ये मेरा 0 हो जाएगा तो ये भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू कुछ 0 बनेगा। ठीक, और उसके बाद अगर, तो इसकी वैल्यू बेसिकली यहाँ पर 1 आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली समझ लो उसको कि I आउट मेरा अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल्स टू I in होगा। विटलर की तरह नहीं, जहां पर तुम्हें आउटपुट करंट की वैल्यू कम मिलती है यहाँ पर वैल्यू इक्वल मिलती है। ठीक है, अच्छा, अब बहुत सी केस में होता है कि विल्सन में आपको पूछ लिया जाता है कि आप मॉस से बनाओ, तो उस केस में क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है आपको, सबको रिप्लेस कर देना है अपने मॉस से। ठीक है, तो अपने बेसिक डायग्राम पे जाओगे, जहां जहां ट्रांजिस्टर्स लगा होगा वहां पर आप मॉस से रिप्लेस कर दोगे, बस, बाकी कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं होता है। फिर मेरी वही कॉमन करंट मिरर की कैरेक्टरिस्टिक VGS1 VGS2 के इक्वल, I1 I2 के इक्वल। फिर ये इक्वेशन जो मैंने बताई थी इंपॉर्टेंट है, W/L2 अपॉन W/L1। अब ये 1 प्लस लैम्डा, बेसिकली एक कॉन्स्टेंट है वो, VDS2 बाय 1 प्लस लैम्डा VDS1। तो विटलर के केस में मेरी ये इक्वेशन बनती है, इसका प्रूफ जरूरी नहीं है, बेसिकली इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सिंस लैम्डा जो एक कांस्टेंट है वो 0 नहीं है, तो रेशियो जो होगा मेरा वो एस्पेक्ट रेशियो, मतलब जो मेरा आइडियल रेशियो होता है उससे कुछ चेंज पाया जाता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, एक मॉडिफाइड विल्सन करंट सोर्स बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मॉडिफाइड विल्सन करंट सोर्स में हम क्या करते हैं, हम एक और मॉस बेसिकली यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये डायग्राम याद रखना, इसके मैथमेटिकल स्टेप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है 2 नंबर में आ जाए कि मॉडिफाइड विल्सन करंट सोर्स बनाइए, तो उस केस में आप ये डायग्राम बना देना। ठीक है, फिर इसके यहाँ पर जो मैंने ऊपर बताया था वही सारी चीजें यहाँ पर दोबारा लिखी हुई हैं कि I आउट बाय I in। अब मेरा 2 और 1 मतलब इन दोनों ट्रांजिस्टर्स पे डिपेंड करेगा, विच इज W/L2 बाय W/L1। तो अब हमें इस लैम्डा से कोई मतलब नहीं है, इसकी यहाँ पर खत्म हो गई है जो वैल्यू थी, जैसे हमने ऊपर देखा था, तो वही चीज हमें यहाँ पर भी मिल रही है। ठीक है, तो ये लैम्डा जो बेसिकली यहाँ पर कांस्टेंट या एरर है, वो एरर यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये है मेरा विल्सन, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी, जैसे मैंने उसमें भी किया था, कि विल्सन अगर आए और अगर कुछ मेंशन नहीं है तो उस केस में जो नॉर्मल मैंने ऊपर बताया है वही आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। मॉस हो सकता है थोड़ा आप लोग को कॉम्प्लेक्स लगे। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। सो डिजाइन अ विटलर करंट मिरर टू हैव I in। ठीक है, हमें यहाँ क्या करना है, हमें एक विटलर का करंट मिरर बनाना है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन तो अपनी इक्वेशन मैंने बोला था याद कर लेना, इक्वेशन हमें पता है। VT की वैल्यू क्या होती है, जो थर्मल वोल्टेज होता है वो मेरा 25 मेगावोल्ट होता है। ठीक है, मेगावोल्ट, तो वो याद रखना, इसकी वैल्यू MV होती है। I in यहाँ से निकाल लेते हैं, VCC बाय VBE अपॉन R, वो चीज हमने यहाँ लिख दी। VCC हमें दिया है, VBE दे रखा है, R दे रखा है, बेसिकली R हमें निकालना है, यहाँ पर है ना।
ये R की वैल्यू हमें नहीं पता है, ये R हमें निकालना है, तो हमने यहाँ पर R निकाल लिया। अब इसी इक्वेशन में हमें R ही नहीं पता है ना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, हमें R नहीं पता है तो R हमने निकाल लिया है। अब हमें R ही नहीं पता है तो यहाँ पर क्या करो, R ही निकाल लो। बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, 25 लिया, इन दोनों वैल्यूज को पहले डिवाइड कर देना, ठीक है। डिवाइड करने के बाद पहले इनको डिवाइड करना, फिर इनका ln लेना, ठीक है। पहले डिवाइड फिर ln, फिर इसको मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड में ले जाना। तो यहाँ से आपको RE की वैल्यू मिल जाएगी 9.2 किलो ओम। अब एक और चीज, जैसे यहाँ पर लिखा है डिजाइन अ विडलर करंट मिरर, मैंने बनाया नहीं है लेकिन आप लोग जब एग्जाम में करोगे तो एक बार ये दोबारा से डायग्राम बनाना, सारी चीजें यहाँ मेंशन करना, प्लस माइनस VB सारी चीजें, और उसके बाद R की वैल्यू को यहाँ पुट करना, RE की वैल्यू को पुट करना। ऐसे मत छोड़ के आना, डायरेक्ट आंसर मत लिखना, ठीक है। अब यहाँ पर एक 2 नंबर का क्वेश्चन, ICMR क्या होता है। ICMR कभी कभी आ जाता है, ये अभी हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर देखेंगे तो उसमें समझेंगे। अब इसके डेफिनेशन याद रख लो कि इट इज द रेंज ऑफ VCM विच इज कॉमन मोड वोल्टेज विच द डिफरेंशियल पेयर ऑपरेट्स प्रॉपर्ली। बेसिकली VCM की वो वैल्यू, VCM के वोल्टेज की वो रेंज जिसपे डिफरेंशियल एम्पलीफायर सही से ऑपरेट कर सके, ठीक है। एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ विडलर करंट सोर्स, जो हमने देख लिया कि लेस चिप एरिया होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, ठीक है। ये भी AKTU में पूछा जा चुका है। अब आते हैं अपने बेसिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर में। तो इस यूनिट में बेसिकली हमारे ओपैम्प का डिजाइन है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ बेसिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर ही है, उसी के ऑपरेशंस हैं, और इसका क्वेश्चन पेपर में आया भी है। तो अगर आप लोग करंट मिरर आ सकता है पेपर में, और ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर तो 100% आएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। अच्छा, ओपैम्प की जो बेसिक्स हैं, कैसे ओपैम्प में जो इंटीग्रेटर है, डिफरेंशिएटर है, बाकी इसमें ट्रिगर है, ये सारी चीजें हमारी यूनिट 5 में है, तो हम यूनिट 5 में कवर करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं बेसिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है क्या, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमने 2 ट्रांजिस्टर्स लगा रखे हैं, 2 BJT लगा रखे हैं। इस पे हमने V1 वोल्टेज सप्लाई किया है, इसको हमने V2 वोल्टेज सप्लाई किया है, ठीक है। कलेक्टर से हमने 2 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, यहाँ पर RC, यहाँ पर भी RC, और इन दोनों को जोड़ रखा है प्लस VCC सप्लाई के थ्रू। नीचे हमने एक RE रेजिस्टेंस लगा रखा है, ठीक है। अब इसके ऑपरेशन को समझते हैं। बेसिकली याद रखना कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर 2 मोड में काम करता है। कौन कौन से 2 मोड, एक होता है मेरा डिफरेंशियल मोड, दूसरा होता है मेरा कॉमन मोड। अब इसका मतलब क्या है, देखो जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। मतलब डिफरेंशियल मोड से क्या समझ में आ रहा है, कुछ डिफरेंस हो रहा होगा, है ना। इसमें क्या होता है, डिफरेंशियल मोड में ये जो V1 है जो पहले ट्रांजिस्टर पे कनेक्ट है, और ये जो V2 है जो दूसरे ट्रांजिस्टर पे कनेक्ट है, इनका डिफरेंस होता है। पढ़ते हैं कैसे। सो व्हेन V1 एंड V2 आर अप्लाइड हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, याद रखना डिफरेंशियल मोड पे दोनों वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। डिफरेंस कहाँ पर आता है, उनकी फेज में आता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इनका सेम है, मतलब अगर एक की वैल्यू 1 है तो दूसरी की वैल्यू भी 1 होगी, बस फेज में अलग अलग होंगे। मतलब अगर एक 1 होगा तो दूसरा -1 होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में V1 इज इक्वल टू -V2, तो उससे क्या होता है, जो कलेक्टर करंट होता है, बेसिकली जो IC है वो दोनों का, देखो कलेक्टर जुड़ा हुआ है ना, तो दोनों का जो कलेक्टर करंट होगा वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा। मतलब अगर एक करंट ऐसा होगा तो एक करंट ऐसा होगा, ठीक है। और सिंस दोनों की वैल्यू इक्वल है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ लिखा भी है कि द आउटपुट वोल्टेज विल बी ट्वाइस ऑफ द वोल्टेज ईदर ऑफ द कलेक्टर, और यहाँ पर नो इफेक्ट इज इंट्रोड्यूस, तो यहाँ पर RE पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज जो होंगे, बेसिकली जो करंट होंगे, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली अभी इतना यही याद रखो डिफरेंशियल मोड में कि दोनों वोल्टेज जो होते हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, फेज डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से जो दोनों वोल्टेज हैं वो ऑपोजिट होते हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो कोई करंट नहीं फ्लो कर पाता है मेरे RE में, करंट नहीं फ्लो करता है, वोल्टेज ऑपोजिट फेज के होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से कॉमन मोड, अब डिफरेंशियल का जस्ट उल्टा कॉमन मोड, इसमें क्या होगा, यहाँ पर V1 और V2 मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे ही, एम्पलीट्यूड में तो सेम होंगे ही, साथ ही साथ फेज में भी सेम होंगे। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर एट बोथ द कलेक्टर देयर विल बी सेम वोल्टेज, तो यहाँ पर वोल्टेज जो तुम्हारा होगा वो सेम होगा। यहाँ पर क्या था, वोल्टेज तुम्हारा ऑपोजिट फेज में था, है ना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका जो वोल्टेज होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों वोल्टेज क्या है, दोनों वोल्टेज सेम है। यहाँ पर क्या होता था, बेसिकली यहाँ पर देखो जो आउटपुट वोल्टेज था वो ट्वाइस हो जाता था। ट्वाइस क्यों होता था, क्योंकि दोनों जो वोल्टेज हैं वो ऑपोजिट फेज में है, बेसिकली ऐसे हैं, ठीक है।
कॉमन मोड में क्या है, कॉमन मोड में दोनों वोल्टेज एक ही फेज में है और एक ही एम्पलीट्यूड है उनका, इसीलिए जो नेट आउटपुट वोल्टेज आता है वो 0 होता है। तो ये चीज याद रखना। अब एक और डेफिनेशन इंपॉर्टेंट विच इज CMRR। CMRR पेपर में बहुत बार आता है 2 नंबर में कि CMRR क्या है, तो उसको बोलते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, और इसका दूसरा नाम है फिगर ऑफ मेरिट। इस पे हो सकता है न्यूमेरिकल आ जाए 2 नंबर में कि CMRR निकालो, तो उस केस में इसका फॉर्मूला ये होता है विच इज AD, विच इज डिफरेंशियल, जो आपका डिफरेंशियल मोड पे जो गेन होता है वो डिवाइडेड बाय कॉमन मोड गेन। ठीक है, अब गेन है वो भी वोल्टेज गेन है, तो कैसे आएगा, जैसे मेरा डिफरेंशियल गेन कैसे निकलेगा, आउटपुट पे डिफरेंशियल वोल्टेज अपॉन इनपुट पे डिफरेंशियल वोल्टेज, और कॉमन मोड पे कैसे निकलेगा, आउटपुट पे कॉमन मोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट पे कॉमन मोड वोल्टेज। ठीक है, वैसे आता नहीं है इतना कॉम्प्लिकेटेड, आपको AD और AC नहीं निकालना होगा, बेसिकली आता है आपको AD की वैल्यू दी होगी, AC की वैल्यू दी होगी, आपको निकालना होगा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, अब यहाँ थोड़ी सी थ्योरी है डिफरेंशियल एम्पलीफायर की। तो फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर बेसिकली होता क्या है, एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर का काम क्या होता है, किसी का एम्पलीफिकेशन करना, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देना। ठीक है, डिफरेंशियल है मतलब दोनों सिग्नल्स जो अप्लाई होंगे उनके डिफरेंस को एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये इक्वेशन याद रखना जरूरी है, जैसे यहाँ पर है, जैसे ये V1 और V2 है। ठीक है, और ये है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये है मेरा आउटपुट। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर का काम क्या होगा, डिफरेंस को एम्पलीफाई करना, दोनों सिग्नल्स के डिफरेंस को। तो V आउटपुट क्या हो गया, दोनों का डिफरेंस। AD क्या है, यहाँ पर डिफरेंशियल एम्पलीफायर का गेन है। तो ये इक्वेशन याद रखना। अब यहाँ पर 2 वैल्यूज लिखी गई हैं, बेसिकली यहाँ पर VC विच इज कॉमन मोड जो सिग्नल है VC है। ठीक है, कॉमन मोड में जो वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू दे रखी है, जो मैंने बताया था कि वो 0 होती है, क्योंकि V1 इज इक्वल टू V2 है, उस केस में हो जाती है मेरी 1/2 V1 प्लस V2। तो ये वैल्यू याद रखना कि कॉमन मोड वोल्टेज की वैल्यू ये होती है। यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंशियल मोड में मेरी वैल्यू हो जाती है V1 माइनस V2, क्योंकि दोनों वोल्टेज इस समय इक्वल नहीं है, दोनों का फेज चेंज है। ठीक है, तो VC और VD की वैल्यू याद रखना और ये V0 याद रखना। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो पेपर में आता है इसी नाम से कि रिलेशनशिप या फिर डिराइव करो रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट वोल्टेज। तो निकालते हैं। V0 हमने देखा, V आउटपुट क्या हो जाएगा, A1 V1 प्लस A2 V2। अच्छा, ये कैसे आया, ये ऐसे आया, मेरा बेसिकली A1 क्या है, A1 वो वोल्टेज है, बेसिकली वो गेन है जब मेरा जो इनपुट है, बेसिकली जो सेकेंड वाला है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मेरा ग्राउंडेड है, ग्राउंड से कनेक्ट है। ठीक है, तो वो मेरा A1 हो गया। A2 क्या होगा, जब मेरा A1 बेसिकली जो फर्स्ट साइड है इनपुट का वो ग्राउंडेड है, तो ये मेरी V0 की वैल्यू हो गई विच इज A1 V1 प्लस A2 V2। ठीक है, अब हमें पता है कॉमन मोड वोल्टेज मैंने बताया 1/2 V1 प्लस V2 होता है। VD क्या होता है, डिफरेंशियल मोड वोल्टेज V1 माइनस V2 होता है। यहाँ से आप V1 निकालोगे तो आपको ये मिलेगा, V2 निकालोगे तो ये मिलेगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना। अब क्या करना है, इन V1 और V2 की वैल्यू को हमें इक्वेशन 1 में रखना है, हमने रख दी। फिर हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, जब सॉल्व किया तो हमें इक्वेशन मिली VC, ये वाली इक्वेशन मिली। जब हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला कि AC क्या है, A1 प्लस A2, और AD क्या है, बेसिकली जो AC है वो है A1 प्लस A2, ये वैल्यू याद रखना। और AD मतलब डिफरेंशियल मोड का जो गेन है वो क्या आया है, A1 माइनस A2/2। देखो इसके इससे कंपेयर कर सकते हो, कंफ्यूज ना हो रहे हो तो। ये है मेरा VC। ठीक है, तो AC क्या है, AC है मेरा यहाँ पर जैसे था दोनों का एडिशन, दोनों के गेन का एडिशन, A1 प्लस A2। ठीक है, अब यहाँ पर VD क्या है, V1 माइनस V2। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर AD हो गया, दोनों का डिफरेंस का सम, बेसिकली AD क्या हो गया, A1 माइनस A2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये वैल्यूज, ये चारों वैल्यूज याद रख लेना, कभी कभी काम आ जाती हैं। ठीक है, अब आता है DC एनालिसिस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ भी चुका है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर को एक्सप्लेन करो और उसका DC एनालिसिस करो और AC एनालिसिस जो भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। देखो ये है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का डायग्राम। ठीक, इसमें नॉर्मल लेबलिंग कर लो, जैसे ये पहला ट्रांजिस्टर है तो ये IB करंट होगा, ये प्लस माइनस VB होगा। ये क्या होगा, जैसे यहाँ से मेरा IE करंट जा रहा है ना, ये मेरा पहले वाले ट्रांजिस्टर का एमिटर करंट है।
ये मेरे दूसरे वाले ट्रांजिस्टर का एमिटर करंट है विच इज IE, तो दोनों का समीशन क्या हो जाएगा 2I, है ना, नॉर्मल सी चीज है। अच्छा अब क्या करना है, अब यहाँ KVL लगा लो, इतने पोर्शन पे लगाया तो क्या आया, IBRS लिख दिया, प्लस माइनस VBE तो प्लस VBE, उसके बाद 2IRE लिख दिया, माइनस VBE, VEE इज इक्वल टू 0। अच्छा मैंने बताया था ऊपर, क्या बताया था, अगर बीटा मेरा लार्ज होता है तो उस केस में क्या हो जाता है, मेरा IB जो होता है वो 0 हो जाता है। और कौन सी बात बताई थी, क्या याद रखना है कि IC मेरा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू IE हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर लिखी है, जैसे कि IB इज इक्वल्स टू IC बाय बीटा और IE बाय बीटा, मतलब दोनों इक्वल हो गए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो हमें यहाँ पर बेसिकली इस वाली इक्वेशन को बेसिकली रखना है अपने दिमाग में कि DC एनालिसिस में बीटा लार्ज होने की वजह से IC और IE इक्वल हो गया है, ठीक है। IB को यहाँ पर 0 मत रखना, क्योंकि अगर IB को 0 रख दोगे तो ये RS यहाँ से गायब हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते, ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ पर IB की जगह ये वैल्यू रख दी, IE बाई बीटा RS प्लस VBE प्लस ये, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पर हमने IE कॉमन लिया और यहाँ से हमने बीटा कॉमन लिया, हमें IE मिल गया विच इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल्स टू IC, ठीक है। अब हमें VBE दिया है, अब मैंने बताया था कि VBE क्या है, VB माइनस VE। अब यहाँ देखो ये जो बेस है ना, ये बेस है ना पहले वाले ट्रांजिस्टर का, इसका बेस जो है वो एक रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड है, मतलब इसका जो वोल्टेज होगा वो 0 हो जाएगा, तभी यहाँ पर VB 0 है, तो VBE क्या हो गया, माइनस VE, ठीक। फिर आता है IC निकालने को, तो IC कैसे निकालेंगे, VCC माइनस VCE1, मतलब इस वाले ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर वोल्टेज है वो अपॉन RC, वो चीज़ हमने यहाँ लिख दी है। VCE1 की वैल्यू निकाल ली, VCE क्या हो जाएगा, VC माइनस VE, VE हमें पता है, VE की वैल्यू यहाँ से हमें निकाल रखी है विच इज माइनस ऑफ VBE, तो वो चीज़ हमने यहाँ रख दी, ये हमें VCE मिल गया। बेसिकली यहाँ पर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे KVL लगाना है, वैल्यू सॉल्व करनी है, IE IC की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे KVL लगाना है और यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। तो ये तो DC एनालिसिस है। AC एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आ चुका है कि आप डिफरेंशियल गेन, और मेंशन भी था पेपर में कि AC एनालिसिस बताइए डिफरेंशियल मोड में भी और कॉमन मोड में भी। तो देखते हैं। अच्छा इसका डायग्राम आप लोगों को याद करना पड़ेगा, इसमें मैं हेल्प नहीं कर सकती, ये इसका डायग्राम है, ठीक है। ये डिफरेंशियल गेन का डायग्राम है जो कि जिसका AC इक्विवेलेंट ऐसे आया है। बेसिकली यहाँ पर VI/2 यूज करा गया है, ये मेरा RS है, मतलब एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर HIE है, जो हम H पैरामीटर फर्स्ट यूनिट में पढ़ के आए हैं वही है। डायग्राम्स का कुछ ना कुछ बेसिकली उससे सिमिलर ही है, यहाँ पर HFE IB है और यहाँ पर मेरा एक RC रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग डिफरेंशियल गेन की बात कर रहे हैं तो दोनों सिग्नल्स मेरे आउट ऑफ फेज में होंगे, तो उस केस में मेरा यहाँ पर क्यों VI/2 है, क्योंकि दोनों सिग्नल्स मेरे आउट ऑफ फेज में है, ठीक है। अब यहाँ पर KVL लगा दो, तो KVL से क्या आएगा, वैसे नॉर्मल कि VI/2 इज इक्वल टू IR, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है ना। वोल्टेज यहाँ पर क्या है, VI/2, I कितना है, IB है। बेसिकली यहाँ पर अगर हम इम्पीडेंस देखें तो वो कितना है, RS प्लस HIE, वो चीज़ हमने यहाँ लिख दी, 2 को हम यहाँ ले गए। अच्छा एक चीज़ और, हम यहाँ पर VI और V0 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें डिफरेंशियल गेन निकालना है। गेन मैंने बताया था ऊपर क्या होता है, जो आपका आउटपुट पे जो डिफरेंशियल वोल्टेज होगा वो, और जो इनपुट पे वोल्टेज होगा वो, दोनों का बेसिकली क्या होगा, दोनों का डिवीजन। अभी हमने ऊपर देखा था, यहाँ पर ये देखो, आउटपुट डिफरेंशियल वोल्टेज अपॉन इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज, और उसी तरह से कॉमन मोड में भी, तो हमें V0 और VI निकालना जरूरी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर VI निकाल लिया। अच्छा V0 कैसे निकालोगे, इतने पोर्शन पे KVL लगा के, तो वो क्या हो जाएगा, V0 इज इक्वल टू ICRC विच इज इक्वल टू, अच्छा देखो ये है मेरा IC करंट है ना, और HFE IB क्या है, इस तरफ है, बेसिकली नीचे की तरफ है ये, तो ये दोनों क्या है, इनका डायरेक्शन डिफरेंट है ना, इनका डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसीलिए यहाँ पर IC की जगह हमने माइनस IB HFE लिख रखा है, ठीक है। RC V0 हमें मिल गया, V0 हमें रख दिया, VI रख दिया, तो हमें ये वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू को याद रख लेना। देखो एक इसका शॉर्टकट है कि बाय चांस अगर ये सब ना याद हो या यहाँ से एक दो पैरामीटर हट भी जाए तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि आप लोग ये वैल्यू याद रख लेना कि लास्ट में आपका ये इक्वेशन आ रही है। अगर बाय चांस आप लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत भूल भी गए
तो लास्ट का आंसर लिखना इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये आंसर गलत लिखोगे तो हो सकता है एग्जामिनर नंबर ना दे, लेकिन अगर लास्ट में आंसर आपका कुछ ना कुछ उससे रिजेंबल करता सही होगा तो उस केस में आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है, यूनिट 1 में भी था, तो यहाँ पर कंफ्यूजन ना क्रिएट हो तो मैं ये प्रेफर करूंगी कि इसको आप लोग याद कर लेना। ठीक है, बाकी समझा तो मैंने दिया ही है कि कैसे हो रहा है। अच्छा, अब आता है कॉमन मोड के। तो कॉमन मोड का डायग्राम ये होता है, बेसिकली कुछ नहीं है, बस वहां पर डिफरेंस क्या था, इतना पोर्शन नीचे था, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मेरा 2RE एक और इंक्लूड हो गया है। ठीक है, अब दोनों ट्रांजिस्टर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ फेज सेम है, तो यहाँ पर Vi/2 नहीं हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ Vi रहेगा, वहां पर ऑपोजिट फेज में थे इसीलिए Vi/2 हो रहा था। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या निकालना है, Vi निकालना है और V0 निकालना है, तो Vi लगा लो। यहाँ पर हमने KVL लगाया तो Vi क्या आ गया, IBRS प्लस IBHIE, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, IB यहाँ से तो IB प्लस HFE/IB, मतलब ये वाला भी तो करंट आएगा ना, एक करंट इस वाले में जा रहा है, ठीक है, जो कि IB है, और एक करंट यहाँ से भी तो आ रहा है ना, वो भी तो इस रेजिस्टेंस में जा रहा है, विच इज HFE/IB, तो वो लिख दिया, 2RE लिख दिया, तो Vi की वैल्यू मिल गई। V0 कैसे मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, तो V0 क्या हो गया, IC/RC। फिर वही बात, IC का डायरेक्शन है ये, HFE/IB का डायरेक्शन है ये, मतलब IC इज इक्वल टू माइनस HFE/IB/RC। फिर हमने कॉमन मोड का गेन निकाल लिया, विच इज V0/Vi, V0 रख दिया, यहाँ से Vi रख दिया, दोनों को सॉल्व कर लिया, मुझे AC मिल गया। अच्छा, अब CMRR निकाल लो। CMRR मैंने बताया क्या था, AD/AC, तो हमने क्या किया, ऊपर से AD की वैल्यू ली, AC की वैल्यू ली, डिवाइड कर दिया, ये हमें इक्वेशन मिल गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। DC एनालिसिस चाहो तो छोड़ भी सकते हो, मतलब देख लेना, वो भी आ सकता है, लेकिन AC एनालिसिस बहुत जरूरी है, वहां पर AD और AC की वैल्यू और लास्ट में CMRR आता ही आता है, तो ये चीज मत छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरह से मेरी यूनिट 4 खत्म होती है। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। थैंक यू।